నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై సీఎం కేసీఆర్ సీరియస్. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్యగా మీడియా సమావేశం, వైసీపీపై ఫైర్. కర్ణాటక పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నూతనంగా నిర్మించిన మెట్రో లైన్లను ప్రారంభించారు. వైట్ షీల్డ్ నుంచి కేఆర్ పురం వరకు నిర్మించిన 13.71 కిలోమీటర్ల మెట్రో లైన్ను 4,250 కోట్ల రూపాయలతో దీన్ని నిర్మించారు. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మాయితో కలిసి ప్రధాని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ను తిలకించారు. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सौगात है। और दूसरा, अगर हम शैला देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मेट्रो का जो जाल है बिछाया जा रहा है, सरकार की एक योजना है कि 2031 तक 317 किलोमीटर मेट्रो का जो नेटवर्क है वो इस पूरी सिटी के अंदर बिछा दिया जाएगा। तो पूरी सिटी जो आज जाम की समस्या से जूझती है, जहाँ लोगों को घंटों जाम में बिताना पड़ता है, तो वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इस समय प्रधानमंत्री खुद मेट्रो जो ट्रेन है, जो नई मेट्रो ट्रेन, और ये देखिए नीरज, ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री टिकट खरीदते हुए मेट्रो स्टेशन पर, बड़ी सुखद होती हैं तस्वीरें जब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पब्लिक यातायात के जो साधन हैं उनमें सफर कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए कई बार हमने उनकी तस्वीरें देखी हैं और आज फिर बड़ा सुखद अनुभूति देती हैं। देखिए, बिल्कुल अनुभूति देती हैं। एक आम आदमी की तरह प्रधानमंत्री सफर करते हैं। एक आम आदमी जैसे मेट्रो में जाता है, उसे सबसे पहले टिकट लेनी होती है, उसके बाद तमाम जो प्रोटोकॉल है जो उनको फॉलो करना होता है, उसी के बाद वो मेट्रो में सफर कर सकता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जाते हैं। और यही कारण है, आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो उन्होंने मेट्रो की टिकट ली। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन स्टार्ट हुई है मेट्रो की, यहाँ पर व्हाट्सएप से भी आप टिकट ले सकते हैं। इस तरह की कह सकते हैं कि देश में पहली ये मेट्रो ट्रेन है, अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। और अगर इसकी खूबी की बात करें तो रीजनरेट ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगाया गया है कि अगर ब्रेक भी लगती है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसका भी जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अलावा सोलर पावर यहाँ पर है, बैटरी चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इसके यानी साथ कि हम कह सकते हैं ये हाइब्रिड ट्रेन है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी इस जो ट्रैक है जहाँ पर बनाया गया है वहां पर मौजूद है। और 132 जो लाख लीटर है हर साल जो पानी है उसको जनरेट कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर देखें तो जिस तरीके से वातावरण का भी ध्यान रखा गया है और 68,000 से ज्यादा जो पेड़ हैं वो शैला लगाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीनरी है उसको भी प्रमोट किया गया है और जो वातावरण है उसका भी ध्यान रखा गया है। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उससे सुसज्जित है। और खासतौर से अगर हम देखें इस मेट्रो का जो लोगो जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो इस लोगो में अगर आप जो डॉट आपको 5 दिखाई दे रही है तो वो पूरा का पूरा बेंगलुरु शहर है उसको दर्शाता है। एक रंगोली की तरह उस लोगो को बनाया गया है। और बेंगलुरु का उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी और मध्य हिस्सा उसमें दिखाया गया। और उसके साथ साथ वो ग्रीन और पर्पल कलर से बनाया गया है, जिसमें ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं कि ग्रीन एनवायरनमेंट का प्रतीक है और पर्पल टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। तो इस तरीके से इस पूरी मेट्रो की जो लाइन है उसको बिछाया गया है ताकि वातावरण का भी ध्यान रखा जाए, एनर्जी का भी ध्यान रखा जाए और लोगों की सुविधा है उसका भी ध्यान रखा जाए। शैला, बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये मेट्रो लाइन कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर जिनके यात्रियों के यातायात को ये आसान बनाएगी, कौन कौन से एरियाज को ये कनेक्ट कर रही है? देखिए, ये अगर हम देखें तो व्हाइट फील्ड एरिया है जो जिसे आईटी हब कहते हैं। और व्हाइट फील्ड से जब आप बेंगलुरु शहर की तरफ जाते हैं तो केआर पुरम जो इसका जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है और वहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा जो शहर है उसकी शुरुआत होती है, तो वहां से ये सीधा कनेक्ट कर रही है। और
13 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर है। और इस सफर को तय करने में जो लोग हैं उनको पहले 2 से ढाई घंटे की दूरी लगती थी, क्योंकि इतना ज्यादा जाम रहता था इस पूरे इलाके में, क्योंकि हैवी ट्रैफिक था और बड़े पैमाने पर आईटी कंपनियां थी, उनके कर्मचारी थे, बहुत सारे ऑफिसेस यहाँ पर मौजूद थे। तो उस वजह से जो लोग हैं उनको तमाम दिक्कतें होती थी और समय पर ऑफिस पहुंचने में भी उन्हें परेशानियां होती थी। लेकिन अब उनकी ये जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात है मेट्रो इन लोगों के लिए। जब हमने लोगों से बात भी की थी, उनका कहना है कि हमारा एक बड़ा हिस्सा पूरे दिन का सम्मान निधि मिलती है और 4,000 रुपए ऐड करती है कर्नाटक सरकार। तो इस तरीके से जो डबल इंजन का जो फायदा है वो सीधे सीधे आम जो लोग हैं उनको मिलता है। और ये जो मेट्रो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं बताती है कि जो तकनीक है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आने वाले समय में और भी तेजी के साथ विकास किया जाएगा। और आपने देखा भी था कि एक टारगेट भी है कि 2031 तक 300 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो का जो ट्रैक है वो बिछा लिया जाएगा। बिल्कुल, अब जब यातायात को रफ्तार मिलेगी तो विकास की गति को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आपने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो हमेशा से जोर है डिजिटल इंडिया पर और डिजिटलाइज करने के लिए, चीजों को आसान और सुगम बनाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। देखिए, बिल्कुल 2047 तक देश को विकसित होना है और निश्चित तौर पर, और जब हमारा देश विकसित होने की राह पर आगे चलेगा तो तकनीक का भी हमें सहारा है वो लेना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री लगातार तकनीक का जिक्र करते हैं और तकनीक ने कितनी लाइफ बदल की है। और खासतौर से कोरोना काल में जिस तरीके से तकनीक का प्रयोग किया गया, आपदा में अवसर ढूंढे गए और हमारे तमाम जो वैज्ञानिक हैं और हमारे तमाम जो कारोबारी हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो आज देश जिस तरक्की की राह पे आगे चल रहा है उनका एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा तकनीक का एक बड़ा योगदान है। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने रखा और जिस तरीके से लोगों ने उसका स्वागत किया, तो कहीं ना कहीं बताता है कि जो तकनीक है आने वाले समय में एक बड़ा जो रोल है वो प्ले करेगी। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो जनधन खाते खोले गए और जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का पैसा वो सीधा डायरेक्ट उन तक जाता है और बिना किसी मिडल मैन के थ्रू। पहले इस तरह की जो सुविधा है वो लोगों के पास नहीं थी। पहले एक बड़ा कमीशन बीच के लोग रख लेते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका सीधा सीधा जो लाभ है वो लोगों तक मिलता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गरीबों को पक्के घर दिए गए, गरीबों के घर में नल से जल जो है वो पहुंचाया गया, उज्ज्वला का जो गैस कनेक्शन है वो लोगों को, गरीब लोगों को दिए गए, बिजली के कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें पहुंचाई गई, अस्पताल बने और लोगों का जो इलाज है वो कराया गया। आपने देखा आयुष्मान भारत के द्वारा किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है और यही कारण है कि जब 2047 की बात प्रधानमंत्री करते हैं कि हमारा देश विकसित होगा, तो उसमें ये तमाम जो तकनीक, भारत के लोगों का जो सहयोग, हमारे यहाँ पर जो नए नए उद्योग, हमारे यहाँ के जो व्यवसायी, तमाम तरह के नवाचार जो हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा जो रोल है वो प्ले करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तेजी के साथ हमारा देश चल रहा है, 2047 तक हम इसे अब विकसित देश देखेंगे। बिल्कुल, 2047 तक विकसित देश हम इसे देखेंगे। और ये जो मेट्रो लाइन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ये सचमुच एक बहुत बड़ी सौगात होगी कर्नाटक वासियों के लिए, बेंगलुरु वासियों के लिए। क्योंकि नीरज, हम जानते हैं, हम और आप दिल्ली में रहते हैं और हम जानते हैं कि मेट्रो लाइन दिल्ली में आने से पहले किस तरह जाम की स्थिति होती थी। घंटों घंटों जाम में फंस जाते थे और कई दफ्तर जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए कई घंटे पहले निकलना होता था। लेकिन जब यातायात सुगम होता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं और आप अपने मस्तिष्क को भी और ज्यादा बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा, अगर आप कल्पना करें कि दिल्ली में द्वारका से अगर आप बाया रोड धौलाकुआ होते हुए अगर आप आए तो किस तरह की स्थिति रहेगी और जाम में कितना समय आपको बिताना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप मेट्रो से आए तो आप आधा घंटे के अंदर आप अपने ऑफिस भी पहुंच सकते हैं और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है और जब लोगों के पास समय बचता है तो उनकी क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ती है और जो समय है उसका जो सदुपयोग है वो भी लोग कर सकते हैं। और खासतौर से फ्यूल है, फ्यूल में మహారాష్ట్ర కాందర్లోహల్లో జరిగిన బీఆర్ఎస్ పబ్లిక్ మీటింగ్లో సీఎం కేసీఆర్ పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా పలువురు మహారాష్ట్ర నాయకులు బీఆర్ఎస్లో చేరారు. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై సీఎం కేసీఆర్ మండిపడ్డారు. इस देश में जब तक हम अलग अलग रहेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बटे रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे. हमारे किसान आत्महत्या करते ही रहेंगे. मेरा विनती आपसे एक ही है, जब आप इकट्ठे हो जाओ तो देखो कैसा आप 6,000 आ गया, उसके बाप भागते भागते अपने गलियों में आ जाएगा. मैं आपको एक मंत्र देता हूं, किसान के एकता ही एकजुट होना ही इसका मंत्र है. तो कब तक, कहां तक हम एकजुट हो पाते हैं, इसमें हमारा नतीजा मिलता है. इसका नतीजा यहीं से मिलेगा. मैं आपसे एक ही बात, सरकार हमारी तरफ क्यों नहीं पलट के देखते 75 साल के बाद? मतलब क्या है, हमको इजी ले रहे हैं. भाई किसान बेचारा कहां जाएगा, या तुमको देगा या मुझे देगा, या भाजपा को देगा या कांग्रेस को देगा, या रीजनल पार्टी एक दो है तो या उनको देगा तो इनको देगा, कहां जाएगा? या वोट नहीं डालेंगे क्या? ये उनका सोच है. तो इसलिए हमारे बातों को कोई दिल पे नहीं लेता. मेरा आपसे प्रार्थना है, भरपूर पानी अगर हर खेत में, हर एकड़ में चाहिए, भरपूर करंट हमारे किसान को फ्री में चाहिए, तो एक झलक दिखाइए, एक ही झलक, एक झलक. ये मैं आज इस लोहा के सभा से ऐलान करता हूं, अभी मैंने बीआरएस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया. महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में, आगामी पंचायत राज इलेक्शन में हर जिला परिषद में गुलाबी झंडा खड़ा हो जाएगा. पूरे जिला परिषद का मुकाबला करेंगे. आप गांव गांव में अपना ताकत दिखाइए. कौन कौन भाग के नहीं आता मैं देखता हूं. केंद्र सरकार आ जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगा. एक बात सोच लो, यहां बैठा है मेरे भाई बाबूराव कदम जी, ये 3-4 साल से संघर्ष कर रहा है. और हमारे गणेश कदम जो युवा नेता है धर्माबाद से, वो लोग कई सालों से ये लोग कर रहे काम. इन लोगों ने क्या किया, धर्माबाद में 80 गांव के सरपंच बैठ के रेजोल्यूशन पास कर दिए कि भाई तेलंगाना का मॉडल हमारे पास इंप्लीमेंट करो, या तो हमारे को तेलंगाना में मिला दो. इन्होंने ऐसा बात किया. तब जाके सरकार ने हुकूमत दिया कि भाई तटवर्ती जितने भी, बॉर्डर के जितने भी सरपंच है, नांदेड़ में जल्दी बुलाओ, मीटिंग करो. भाई बॉर्डर के सरपंच क्यों भाई? परभनी वालों को बुलाओ, औरंगाबाद वालों को बुलाओ. ओनली बॉर्डर वालों को क्यों बुला रहे? विदर्भ से बुलाओ, पश्चिम महाराष्ट्र से बुलाओ, सभी बुलाओ. न्याय करना है तो सभी के साथ करना है ना. तो इसीलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट में घबराहट पैदा करना है, गवर्नमेंट को हमारे तरफ पलट के देखने के लिए मजबूर करना है. तो आगामी पंचायती राज चुनाव में अपना ताकत दिखाइए, एक झलक दिखाइए. क्या क्या नहीं आता, क्या क्या वाक्य नहीं आता, क्या क्या योजना नहीं बनता, आप खुद देख लेना, आजमा के मेरा बात को. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. అభివృద్ధిలో అగ్రగామి అనుకుంటున్నారు, నవ్వుతున్నారు పాత్రికేయుడు. అభివృద్ధిలో కాదండి, గంజాయి అమ్మకంలో అగ్రగామిగా ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన దగ్గర నుండి రాష్ట్రం దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉంది. ఎందులో? గంజాయి అమ్మకంలో. భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎంత గంజాయి అమ్మకం జరుగుతుందో, రవాణా జరుగుతుందో, అంతా మన ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ జరుగుతుంది. ఈ రకంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినారు మన గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. గతంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా బియ్యం సరఫరా చేసి అన్నదాతగా పేరు పొందిన, అన్నపూర్ణగా పేరు పొందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా గంజాయి సరఫరా చేసి గంజాయి ఆంధ్రప్రదేశ్గా పేరుగాంచిందని చెప్పడానికి చాలా సిగ్గుపడాలి. ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రితో సహా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం కూడా సిగ్గుపడాలి.
అది ఏ స్థాయికి వచ్చింది ఈ రోజున? నిన్నగాక మొన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యున్నత హైందవ దేవాలయం. అది ప్రపంచం మొత్తం కూడా శ్రీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధ్య దైవంగా భావిస్తారు. ఆ కొండ మీద ధూమపానం కూడా ఎలో చేయరు, అంటే సిగరెట్ పొగ తాగటం కూడా ఎలో చేయరు. కొండ మీద కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఇది వరకు సెక్యూరిటీ చాలా గట్టిగా ఉండేది, స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత కొండ మీద గంజాయి కూడా అమ్ముతున్నారని చెప్పడానికి చాలా సిగ్గుపడుతున్నాయి ఈ రోజున. మొన్న గంగాధరం అని ఒక ఉద్యోగిని పట్టుకుంటే అతని దగ్గర 125 గ్రాముల గంజాయి పొట్లాలు పెట్టి ఉన్నాయట అన్ని. అంటే కొండ మీద గంజాయి అమ్ముతున్నట్టే కదా. నేను అడుగుతున్నా ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఎందుకు టీటీడీ దేవస్థానం ప్రాశస్త్యాన్ని కూడా భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోట నుంచి LV-M3 M3 రాకెట్ను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. దీంతో ఏకకాలంలో నిర్దిష్ట కక్షలోకి 36 ఉపగ్రహాలు చేరుకున్నాయి. 1A, 3A, 5A, 7A satellites are separated in positions. Others shall reassemble at 10 times. Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LV-M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit, and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of GSLV Mark 3, that is LV-M3. And I want to specifically thank NSIL for bringing this opportunity to us, and also for the confidence that OneWeb India team has on ISRO for building this rocket for them for this commercial launch. I also want to thank ISRO for the wonderful work that they have done to make this rocket very reliable and rugged, once again demonstrating the capability of the rocket for placing large, heavy payloads into the right orbit without any glitch. And we look forward for greater engagement with our commercial partners for making this rocket one of the best in this class. So specifically, I want to thank the entire ISRO family, the GSLV Mark 3 project team, for making this historic event happen today. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నుంచి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ధర్మశాలకు విమాన సర్వీసులను కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ సింగ్ ప్రారంభించారు. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా వర్చువల్గా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. हिमाचल प्रदेश में आना होगा तो पहले उनको दिल्ली आना पड़ता है और वहां से फिर फ्लाइट कनेक्टिविटी है. कैसे हम इस एयरपोर्ट को देश के अलग अलग कोनों से जोड़ सकें, भविष्य में आप उसको अवश्य देखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है. लेकिन उसके लिए अगर हवाई अड्डा बड़ा नहीं होगा तो वायबिलिटी कहीं से भी नहीं बन पाती है. ये भी एक चुनौती हम सबके सामने है. आज भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी सिविल एविएशन की मार्केट बनी है, जिसके लिए मैं आपको और आदरणीय मोदी जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं. ये किशन कपूर जी ने कहा जो वास्तविकता है कि 1960 में जब दलाई लामा जी ने अपना स्थायी स्थान धर्मशाला को बनाया तो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी पूरे विश्व का धर्मशाला बन चुका. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై సీఎం కేసీఆర్ సీరియస్. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్యగా మీడియా సమావేశం వైసీపీపై ఫైర్.
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.